को नमस्कार। सभी खुश रहिए। सभी लोग कोरोना के कारण घर में हैं। कल आपकी प्राचार्य, जिनको मैं दीदी बोल रहा हूँ, डॉक्टर चारू मैडम से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि हमारे बच्चे जो हैं, ये सब होनहार बच्चे अपने घर में बैठकर पूरा आनंद ले रहे हैं, पूरी शिक्षा ले रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों को पूरा कंटेंट भेजा जा रहा है, आप लोग पढ़ रहे होंगे। सब होनहार बच्चे हैं। उसी स्कूल से मैं भी पढ़ा हूं बच्चों। तो आप लोग सभी होनहार हैं, आप लोगों के पास मटेरियल पहुंच रहा है। पूरी उम्मीद है कि उसको पढ़ रहे होंगे। ये हम सभी लोग उम्मीद किए बैठे हैं, और जब उम्मीद किए बैठे हैं तो यह आप लोगों का धर्म बन जाता है कि आप उसको पढ़ाई करें। तो पहली शर्त तो ये है कि जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं उसको पढ़ने लगे। ऐसा हम मान के चल रहे हैं, ये केवल मैं बोल रहा हूं कि 100% बच्चे मेरे पढ़ रहे होंगे, लेकिन ये आपस में जैसे हम लोग आज जुड़े हैं वैसे ही आप लोग आपस में जुड़ते रहें। आपस में जुड़ के आधे घंटे 15 मिनट किसी भी सर को बुला लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो आपके हैं, क्योंकि आप लोग जो हैं अपने टीचर के साथ जितना अच्छा जुड़े हुए हैं, मुझसे जुड़ने में अभी टाइम लगेगा, लेकिन दीदी के साथ तय ये हुआ है कि ये जो होनहार बच्चे हैं, बेटे होनहार बच्चे किसको कहते हैं? हर बच्चा होनहार है। एक भी बच्चा, मैं उसकी बात कर रहा हूं जिसका सब्जेक्ट भी रुका है, वो भी होनहार है। कारण उसने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया तो उसका सब्जेक्ट रुक गया। तो सब्जेक्ट रुकना ऐसा नहीं है कि वो मेरा बच्चा होनहार नहीं है। वो बच्चा, मुझे उसको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई में उसके मार्क्स कम आ रहे हैं, वो पढ़ने लायक नहीं है। नहीं बच्चों, अगर आप लोग तो जो जुड़े हैं सब मैथमेटिक्स वाले हैं, अच्छे बच्चे हैं, लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूं, वहां से शुरू कर रहा हूं जहां से कि हम हताश हो जाते हैं कि मेरा तो एक सब्जेक्ट रुक गया, मैं अब मैथमेटिक्स नहीं पढ़ सकता, मैं अब मुझसे साइंस नहीं चलेगा, तो मैं आर्ट्स ले लूं। बच्चों, आर्ट्स जो होता है ना, दुनिया का सबसे कठिन सब्जेक्ट है। आर्ट्स से ही आइडिया पैदा होता है। आइडिया से ही आइडिया जब जनरेट होता है तब जाकर उसमें साइंटिस्ट काम करता है। साइंटिस्ट जब काम करता है तब प्रोफेशनल्स एंजॉय करते हैं उस पर, चाहे वो मेडिकल हो, इंजीनियर हो, चाहे अदर कोर्सेज हो, और उसी को लेकर कॉमर्स व्यवसाय करता है। ये हमारा एजुकेशन है। तो ये जो हमारे पास अब नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसमें ये कुछ चेंजेस हो गए हैं, लेकिन फिर भी मेजर और माइनर आप ये मान के चलिए कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या मैथमेटिक्स और विज्ञान अब तो सभी को पढ़ना है, ये कंपलसरी हो गया है। विज्ञान से सरल कुछ नहीं है। सबसे सरल यदि सब्जेक्ट है तो है विज्ञान। विज्ञान है क्या? चाहे आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बॉटनी हो, जूलॉजी हो, अगर हम बाहर प्रकृति को झांक लें, अपने कमरे में देखें जरा कमरे को ढंग से, और कमरे के बाहर प्रकृति को, तो इस प्रकृति में होने वाले हर पल जो चेंजेज हैं बेटे, उसको साइंस कहते हैं। इतना सरल है ये। तो क्या भगवान ने जो ये आंखें दी हैं, इन आंखों से जो हमें सेंसेस दिए हुए हैं, और फिर कॉमन सेंस जो हमारे पास आ जाता है पढ़ाई से, इनके साथ यदि हम प्रकृति को देखते हैं, नेचर को देखते हैं, तो नेचर में होने वाले जो चेंजेस हैं उसी को देखने की जो पावर आती है बेटे, उसी को विज्ञान कहते हैं। उसको गणना करने की जो पावर है उसको गणित कहते हैं। तो गणित तो एंजॉय करते हैं, गणित में मजा आता है, क्योंकि जब कोई चीज हम कैलकुलेट करते हैं तो आनंद आते हैं। विज्ञान में भी इंजॉयमेंट है, जब प्रोसेस बाहर की नेचर की समझ में आती है कि अच्छा ये प्रोसेस ऐसे हुई है। चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी, आज के बाद बिल्कुल पढ़ने का नजरिया बदल देना, किताब में पढ़ना और जरा कमरे में या बाहर देखना, और उसको कोरिलेट करना। बच्चे जैसे ही कोरिलेट करोगे वैसे ही तुम्हें आनंद की अनुभूति होगी। उसी को कहते हैं अंडरस्टैंडिंग। रिमेम्बरिंग काम नहीं आता है बेटे। ये जो तुम याद कर लेते हो, अच्छे मार्क्स लेके आते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन याद करना हमेशा भूलने के लिए होता है। याद करना केवल भूलने के लिए है, लेकिन जैसे ही समझ आ जाती है हमें तो हम नहीं भूलते हैं। और जैसे ही समझ आ जाती है वैसे ही आप लोग प्रैक्टिकल में हम करते क्या है, उसको अप्लाई करते हैं। अप्लाई करते हैं तो फिर हमारी समझ बढ़ती है, फिर याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और फिर जब उसको एनालाइज करते हो,
एनालाइज करते हैं, मतलब जो आपने अप्लाई किया, आपकी रिमेम्बरिंग को, आपकी अंडरस्टैंडिंग को, जो भी पढ़ते हैं हम, उसकी समझ बढ़ाना बेटे बहुत जरूरी है। तो समझ कर उसको आगे अप्लाई करने की पावर और उसको एनालिसिस करने की पावर, इतनी हम लोगों की इच्छा होती है कि ये चार चीजें आप सभी बच्चे जो भी पढ़ते हो, तुम्हारी एक एक यूनिट का एक एक कंटेंट, उसको लेकर आप लोग याद ना करें, समझने की कोशिश करें, और समझेंगे तो अपने आप याद आ जाएगा। जब तक आगे ना बढ़े, जब तक आप अपने टीचर से ना समझ लें, खुद ना समझ लें, अपने सहपाठी से ना समझ लें। देखिए अब जो आने वाला समय है, उसमें जो इवैल्यूएशन सिस्टम है, उसमें 3 लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक, पहले आप अपनी कॉपी खुद जांचेंगे, मीन्स आपकी नॉलेज क्या है, फिर आपके सहपाठी जांचेंगे, फिर टीचर हम लोग जांचेंगे। तो ये जांचने वाला हिस्सा भूल जाओ बेटा। हम लोग क्या करते हैं कि हमेशा असेसमेंट पे ध्यान देते हैं, परीक्षा के परिणामों पे ध्यान देते हैं, इस कारण कि परीक्षा के परिणाम हमारे अच्छे हों बुरे हों, छोड़ दीजिए। मैं बार बार बोलता हूं, परीक्षा परीक्षा पर इच्छा, तुम्हारी इच्छा नहीं। जब जिसकी इच्छा होगी परीक्षा ले लेगा। जीवन में रोज ही परीक्षा देते हैं हम। हमारा काम है पढ़ना, हमारा काम है नॉलेज लेना, हमें ज्ञान अर्जित करना है। ज्ञान कैसा अर्जित? रिमेम्बरिंग वाला नहीं, याद नहीं, हमें समझ में आना चाहिए। और समझ कैसे बढ़ेगी? जब उसको हमें अप्लाई करने की पावर आ जाएगी, जब हमें प्रकृति को समझने लगेंगे कि नेचर में हर पल होने वाले चेंजेस क्या मैं समझ पाती हूं, समझ पाता हूं। अब देखिए कैसे आनंद बढ़ता है बेटे। तो उसकी पावर और फिर उसको एनालिसिस करने की पावर, ये चार चीजें हर टीचर की इच्छा होती है कि मेरे बच्चे यहां तक तो समझें। और फिर टीचर का काम हो जाता है उसको वैलिडेट करना या एवेल्युएट करना और फिर क्रिएट करना। मैं हर बच्चे से कहता हूं कि तुम बेटे क्रिएटर हो। क्रिएटर कौन है? ये प्रभु का काम है। प्रभु ने तुम्हें क्रिएट किया। प्रभु का काम, ये शिक्षक जो हैं, हम लोग जो शिक्षक हैं, ये हम लोग प्रभु के नुमाइंदे हैं। और फिर हम लोग तुम लोगों को गढ़ते हैं, बनाते हैं। वो क्रिएटर का काम फिर तुम लोगों से करवाते हैं। तो मेरे बच्चे, सब लोग क्रिएटर हो तुम। तो अपनी चीज को, जो तुम पढ़ते हो, उस पढ़ने को याद मत करो, याद जेहन में आत्मसात हो जाए। आत्मसात कैसे होगा? जब हम उसको समझेंगे, अप्लाई करेंगे। अप्लाई कहाँ? नेचर में। नेचर मीन्स अपने जितनी यूज होते हैं, एप्लीकेशंस जो होते हैं, उसमें हमें अप्लाई करना है और फिर उसको एनालाइज करना है। इसके बाद का काम हमारे टीचरों का होता है, हम लोगों का होता है कि कैसे उसको इवेल्युएट करें, वैलिडेट करें एंड क्रिएट करें। तो अब जो पढ़ाई आप लोग सब करेंगे 11वीं और 12वीं की, ध्यान रखिएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या जो भी सब्जेक्ट तुम पढ़ते हो, उन सब्जेक्ट के हर कंटेंट को अब हमें याद नहीं करना है। याद करना कितना सा है? मुझे सिलेबस पूरा टिप पे होना चाहिए। मैथमेटिक्स की अगर 15 यूनिट है, उस हर यूनिट में पहले तो 15 यूनिट पूरी याद हो, फिर 15 यूनिट के पहले यूनिट में क्या क्या कंटेंट दिए हुए हैं, वो कंटेंट मेरे टिप पे होना चाहिए। ये भगवान ने ये पोर इसीलिए बनाए हुए उंगलियों में, ये 4-4-4-4-4 है जो याद करते हैं, इसीलिए कि सब पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 100 चीजें एक बार में याद रहती हैं। गिनती भी याद करते हैं कि नहीं, 1 से 100 तक। तो पूरा का पूरा सिलेबस केवल हमारे टिप पे होना चाहिए, इसके बाद कुछ नहीं। कोई सा भी बीच में से उठाया, उसको अपने मेमोराइज किया। मेमोराइज कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़ेगी? ऑन द बेसिस ऑफ अप्लाइंग पावर। ये कैसे बढ़ेगा? ऑन द बेसिस ऑफ एनालाइजिंग पावर। जैसे ही हम एनालिसिस करने की पावर आ जाती है बच्चे, आप देखिए वो सब्जेक्ट, उसमें चाहे टीचर कितना ही घुमा के क्वेश्चन पूछ ले, तुम्हारे 100 आउट ऑफ 100 आएंगे। ये होती है समझ। 100 में से 100 हर बच्चे के आ सकते हैं, लेकिन जो बच्चा इस तरीके से पढ़ाई करता है, उसके 100 में से 100 आते हैं बेटे। जितना हम कम पढ़ेंगे उतने ही मेरे मार्क्स कम होते जाते हैं। ये 100 में से 100 जो तुम्हारा सिलेबस होता है, ये एनसीईआरटी में करीब 400 प्रोफेसर इस पे काम करते रहते हैं। जो सिलेबस तुम्हारा बनता है वो इस तरीके से बनता है कि हमारा एवरेज बच्चा वो भी 100 में से 100 ले आए। एवरेज मतलब अगर मेरा बच्चा 33% पे, इसीलिए तो पास करते हैं, हमारा बच्चा अगर 6 महीने भी पढ़ता है तो उसको 100 में से 100 आ जाएंगे। मतलब जितने घंटे उसके आगे दिए हुए हैं, उतने घंटे के आधे भी पढ़ोगे। सोचिए आप, इस लेवल पे सिलेबस बनाया जाता है, ये लेवल होता है सिलेबस का। तो क्या हम 100 में से 100 नहीं ला सकते हैं? ला सकते हैं बच्चों। नंबर क्या आ रहे हैं उसमें मत जाओ, नंबर टीचर देता है।
हो सकता है उसने अपने एनालिसिस जो इवैल्यूएट किया आपको, उसने कुछ भी समझाओ, मेरे मार्क्स 97, 98, 100 कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें अपने मन में विचार करना है कि मुझे जो आता है 100/100 आता है, मीन्स मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है 100% है। इस लेवल पे बेटे आप लोगों को अपना विल पावर रखना है, हंसते खेलते अपना उसको अपने मन में केवल रिपीट करते रहिए कि ये कंटेंट मेरा, ये मुझे आता है कि नहीं आता है। अब देखो, अगर तुम खेल रहे हो उस समय भी अगर दिमाग में चल रहा है, अगर तुम घूम रहे हो उस समय भी दिमाग में चल रहा है, घर में मेहमान बैठे हुए हैं और उनके साथ बैठे हुए और वो दिमाग में चल रहा है, सोचिए, तुरंत एक चीज कुछ ना कुछ भूलोगे, फिर किताब में जाके देख लो एक बार, फिर जीवन में कभी नहीं भूलोगे। क्लास में जब टीचर पूछता है, सोचो आप, और एक आंसर आपने दिया और सब बच्चे हंस पड़े, वो समय जीवन में कभी हम नहीं भूलते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय आपने अपने दिमाग का 100% यूटिलाइज किया है। यार मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई, इतनी छोटी सी मिस्टेक, तो क्या उस समय के उस विल पावर में क्या हम हमेशा नहीं रह सकते? तो बेटे अपने दिमाग को, सबके पास बहुत अच्छा दिमाग है, बस जरूरत है यूटिलाइजेशन की। हम कितना दिमाग उस समय यूटिलाइज कर रहे हैं, कितना कंसंट्रेशन हमारा उस समय है, ये कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है बच्चों, उस पे कंसंट्रेट होइए। तो कितना याद करना है? रिमेम्बरिंग इज ओनली द सिलेबस, केवल सिलेबस का कंटेंट, ये मुझे याद करना है, उसको दोहराते रहिए। उसके अंदर की चीजें आप देखेंगे बेटे, सिलेबस भी याद करने का बिल्कुल रिदम होता है, अलग से कुछ नहीं होता है। आप देखेंगे सिलेबस, उसकी यूनिट के अंदर की चीजें जब आपको समझ में आती जाएंगी तो अपने आप लगेगा कि इसके बाद यही आएगा, इसके बाद यही आएगा, पहले ये नहीं आ सकता। ये हमेशा सिलेबस का एक रिदम होता है, कंटेंट्स का एक रिदम होता है। इसी तरीके से सिलेबस का डिजाइन किया जाता है। ये सिलेबस के डिजाइन में तुम लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। नई शिक्षा नीति में आ रहा है, जो कॉलेज में तो है कि जब भी हम लोग सिलेबस को रिवाइज करते हैं तो 2-2, 4-4 बच्चे यूजी पीजी से रखते हैं, उनके कमेंट्स भी लेते हैं। लेकिन ये आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए कि हमारा सिलेबस का रिदम क्या है, क्योंकि रिदम जब होता है बेटे, संगीत कितना अच्छा लगता है। ये पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम एक संगीत है। जिस तरीके से संगीत, म्यूजिक हमें अच्छा लगता है, डांस हमें अच्छा लगता है, वैसे ही पूरे सब्जेक्ट के कंटेंट्स अच्छे लगना चाहिए। और ये अच्छे कब लगेंगे? जब उसमें रिदम होगा। रिदम तुम्हें बनाना है, ये बेटे कोई टीचर नहीं रिदम बना सकता। रिदम तुम्हें बनाना है, तुम्हें अपनी सोच पॉजिटिव रखना है, तुम्हें उससे जुड़ना है, कोई दूसरा नहीं जोड़ सकता। तुम्हें तुम्हारी विल पावर अच्छी रखनी है, इसके साथ तुम्हें पढ़ाई करना है। तो ये जो आने वाला समय है कोरोना का या कोविड जो दिया है, कोविड का फुल फॉर्म क्या है? कोरोना वायरस डिसीज, COVID। उसका जो मैंने चेंज किया है, क्रिएट अपॉर्चुनिटी विक्ट्री इन डिसास्टर। ये एक हेल्थ डिसास्टर है बच्चों, बहुत छोटा सा, पूरी दुनिया हिल गई है। ये हमारा विकास है, ये डेवलपमेंट है। देख रहे हो, अभी तक वैक्सीन नहीं मिली है। इसको कहते हैं, ये जरा सा छोटा सा एक वायरस, इसने पूरी दुनिया को हिला दिया। इसलिए एजुकेशन जो है, साइंस नेचर से कोरिलेट करना है कि नेचर में क्या चेंजेज आ रहे हैं। क्रिएट अपॉर्चुनिटी विक्ट्री इन डिसास्टर, ये बहुत छोटा सा लाइन है बेटे, इसको जीवन में ध्यान रखना। हर प्रॉब्लम के साथ ढेर सारी अपॉर्चुनिटी आती हैं, और अपॉर्चुनिटी को देखने की पावर ही एजुकेशन है। यही एक पावर एजुकेशन है बेटे। एजुकेशन का केवल यही काम है हमारा कि उस अपॉर्चुनिटी को हम कैसे देखें। और क्रिएशन तो हम हर सांस के साथ करते हैं बेटे। तो ये जो क्रिएशन है, अपॉर्चुनिटी, अगर हम पॉजिटिव साइड जाते हैं, उसके साथ जो क्रिएशन होगा वो हमेशा विक्ट्री क्रिएट करेगा। बहुत छोटा सा मंत्र है। देखिए, जो क्रिएशन तो हम हर सांस के साथ कर रहे हैं, लेकिन अगर उसके साथ पॉजिटिविटी है, अपॉर्चुनिटी तुमने देख ली, और अपॉर्चुनिटी देखने के बाद अगर पॉजिटिविटी उसमें ऐड कर दिया, पॉजिटिविटी इज द डायरेक्शन, अपॉर्चुनिटी इज द फोर्स, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन इक्वल टू फोर्स, इक्वल टू वर्क डन, इक्वल टू पावर, इक्वल टू एनर्जी। देखिए आप, तो इसको आप जैसे ही डायरेक्शन आपकी पॉजिटिविटी है, ऑटोमेटिकली विक्ट्री होगी। और यही अगर नेगेटिविटी से मल्टीप्लाई कर दो, अगर डायरेक्शन हमारी नेगेटिव हो गई,
ऑटोमेटिक बेटा डिसास्टर होगा, कोई दुनिया में नहीं रोक सकता। अब सोचिए आपका एक एक क्रिएशन अपने आप आपको विक्ट्री दिलवा रहा है या डिसास्टर ये आपके हाथ में है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव कोई नहीं सिखा सकता, हम सब जानते हैं, ये नेचर है। तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि हम कैसे पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएं, क्यों हम नेगेटिव में जाएं। बेटे ओसामा बिन लादेन एक यूनिवर्सिटी का टॉपर बच्चा था, सिविल इंजीनियर था। सोचिए उसको जीवन भर जिसको कंस्ट्रक्शन करना था उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई, वो बच्चा जिंदगी भर डिस्ट्रक्शन करता रहा। तो कभी भी नेगेटिव साइड न जाए। और ये कहां से मिलता है, यही ब्लेसिंग्स होती हैं बेटे। माता पिता गुरु का जो ब्लेसिंग है यही ब्लेसिंग है बेटे। जीवन का सबसे बड़ा ये धन है, तो मैं तो ब्लेसिंग्स को मानता हूँ, ये आशीर्वाद जो मिलता है हमें। इसीलिए सुबह वो 2 मिनट की पूजा करते हैं कि हे प्रभु आशीर्वाद बनाए रखना। वो आशीर्वाद है क्या, यही सोच बेटे। क्योंकि जीवन में कोई नेगेटिव बनना चाहता है, कोई नहीं चाहता है, फिर भी नेगेटिविटी की ओर चला जाता है। नेगेटिविटी की ओर अपने आप कोई नहीं जानता, कोई नहीं जाता है, मानव का स्वभाव ही नहीं है कि वो नेगेटिव साइड जाए। तो यही ब्लेसिंग्स जो होती हैं हमें पॉजिटिव साइड लेके जाती है। तो ब्लेसिंग्स हमेशा बनी रहे। तो सुबह कोशिश करो, ये आती कैसे, बहुत सिंपल है, माता पिता और गुरु का आशीर्वाद। ये तीनों का आशीर्वाद लेना कोई बहुत बड़ा काम, बहुत कठिन काम है। माता पिता गुरु तीनों तुम्हारी मेहनत से, तुम्हारी ईमानदारी से हमेशा खुश रहते हैं। मेहनत किसको करना है, तुम्हें करना है। मेहनत करने में कोई कंजूसी बिल्कुल नहीं। वो मेहनत अभी क्या है तुम्हारी, केवल केवल और केवल पढ़ाई। तो क्या पढ़ाई अच्छे से हम नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे ही तुम अच्छे मार्क्स लेके तो हर माता पिता कितना खुश होता है, तुम्हारे गुरु कितने खुश होते हैं। चारू मैडम ने यही, चारू बहन ने यही मुझसे बोला कि बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं, पोजीशन है उसकी डिस्ट्रिक्ट में। अब सोचिए कितने खुश होते हैं। इस तरीके से गुरु जब खुश होता है बेटे तो उससे आप ब्लेसिंग्स अपने आप निकलती है, वो अपने आप आशीर्वाद देते हैं। आपके माता पिता, आपके बड़े परिवार के लोग सब आशीर्वाद देते हैं। उसी के लिए पूजा हम करते हैं, पूजा का और कोई मतलब नहीं है। उतने से हमें प्रभु हमारी सोच को पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव डायरेक्शन में रखता है बेटे। क्योंकि ये सारे टेस्ट, सारे मैनेजमेंट गुरु बोलते हैं कि जैसा तुम सोचते हो वैसा ही करते हो। देखो आज तुमने सोचा 35 लोग आ गए, जिनने नहीं सोचा मालूम होने के बाद भी नहीं आए। तो जैसा तुम सोचते हो वैसा ही करते हो, और जैसा तुम करते हो वैसी तुम्हारी आदतें होती हैं। आदतें कोई अलग से नहीं बनती है बेटे, आदत की कोई परिभाषा नहीं है। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम करते हो, जैसा तुम करते हो वैसे ही तुम्हारी आदत होती है, और जैसी तुम्हारी आदत है वही तुम्हारा चरित्र है। कैरेक्टर उसी को कहते हैं। कैरेक्टर की कोई परिभाषा नहीं होती है, ना कोई बना सकता है। जैसा तुम सोचोगे वैसा ही करोगे, जैसा तुम करोगे वैसे ही आदत होगी, जैसी तुम्हारी आदत वैसे ही तुम्हारा चरित्र होगा, और जैसा तुम्हारा चरित्र वही हमारा भाग्य है। इसलिए कहते हैं हम भाग्य विधाता है, अपना भाग्य खुद बनाएंगे, क्योंकि सोच हमारी पॉजिटिव है। हर सांस के साथ हमारी पॉजिटिविटी के साथ जब हम काम करते हैं बेटे तो अपने आप विक्ट्री की ओर बढ़ते हैं। हर सांस में उमंग होता है, उत्साह होता है, आनंद होता है, जीत होती है। डिसास्टर हमारे सामने कभी आ ही नहीं सकता। ये जीवन जीने का पूरा सिद्धांत है बेटे। तो आप लोग 11वीं 12वीं बहुत, मतलब ये जीवन के बड़े अमूल्य क्षण होते हैं बेटे। यहाँ से पूरे जीवन की दिशा तय हो जाती है। तो ये 11वीं 12वीं में मेरा सभी से अनुरोध है और आदेश भी है गार्जियन के नाते कि आप सभी लोग अपनी पढ़ाई को पूरे एंजॉयमेंट के साथ बेटे, ये ध्यान रखो, शिक्षा जब हम कुछ समझ में आता है तो हम अंदर से इनलाइटन होते हैं, प्रकाशित होते हैं। अब बताओ जब अंदर से प्रकाशित होंगे तो क्या बर्डन आएगा, कभी नहीं। जब इनलाइटन होते हैं, प्रकाशित होते हैं तो हम आनंदित होते हैं। तो शिक्षा में जब हमें कुछ समझ में आता है, कुछ मिलता है, तो आनंद होना चाहिए, न कि हताश और निराश होना चाहिए। इतना बड़ा सिलेबस कैसे होगा, वो सिलेबस कुल 3 महीने का है बेटे, अभी भी केवल 3 महीने, और वही 3 महीने से कैसे, केवल आप कॉलेज जब पढ़ते हैं उतना पढ़ते रहो बस, कोई जरूरत नहीं है घर में एक्स्ट्रा पढ़ाई करने की। सिलेबस का हमारा जो बनाया जाता है इसी तरीके से बनाया जाता है। लेकिन हम खुद सोचिए, अपना एनालिसिस रात को बैठ के करिए कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो कितने घंटे क्लास में टीचर के साथ रहते हैं, टीचर के आई कांटेक्ट में, टीचर जो बोल रहा है वो सीधा का सीधा अंदर जा रहा है, इस कंसंट्रेशन के साथ कितनी देर बैठते हैं। अगर आपका 40 मिनट का पीरियड है, 45 का, 1 घंटे का, जितने देर का पीरियड है उसमें से कितना % तुम टीचर के साथ कनेक्ट रहे बेटे। अगर वो 100% हो गया ना तो 100% मार्क्स आपके कोई नहीं रोक सकता। 100% मार्क्स, कहीं बाहर ट्यूशन नहीं जाना, कोचिंग नहीं जाना, पढ़ाई नहीं करना,
केवल आपके क्लास की पढ़ाई से। अभी जो कंटेंट आपको भेजे जा रहे हैं, अगर उनको 100% आप लोग इन्वॉल्व हो गए तो आपके मार्क्स कोई नहीं रोक सकता बेटे। तो मार्क्स के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए। मार्क्स मिलेंगे, कहां जाएंगे मार्क्स? जरूरी है तुम्हें समझ, तुम्हें आना, वो चीजें को आत्मसात करना, उस पढ़ाई को अंदर लाके अपने आप को प्रकाशित करना, ये विल पावर आनी चाहिए। इसके बाद देखिए कौन सा एग्जाम है जिसको तुम क्रैक नहीं कर सकते हो। मेरा बच्चा कौन सा एग्जाम में सिलेक्ट नहीं होता है? ऐसा कोई एग्जाम नहीं है बेटा दुनिया का जिसमें तुम सिलेक्ट ना हो। फेल हम खुद होते हैं, ये सोच लीजिए आप खुद। हमारा होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। पहले ही तुम आधा कर गए, होगा कि नहीं होगा। 50% तो अपने आप को पहले ही कर लिया नीचे। क्यों कर लिया? अरे एक भी सीट है, एक भी जगह है तो मेरी है। क्या ये विल पावर नहीं आ सकता? इस विल पावर के साथ हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए बेटे। तो यही हम सभी की आशा है कि आप लोग इस कोविड के पीरियड में सब लोग घर पे हैं, क्योंकि बेटे जो WHO की गाइडलाइन आई है, अगले 3 साल तक ये अभी कोरोना वायरस रहना है। अब कोरोना वायरस रहेगा तो 2 मीटर की सोशल डिस्टेंसिंग में कैसे क्लास लगेगी? जो 60 की क्लासरूम है, क्योंकि वो स्कूल मेरा भी देखा हुआ है, इवन तो हमारे कॉलेज में भी वो 60 का क्लासरूम 20 में बदल जाएगा। अब 20 बच्चों के साथ तो ये मान के चलिए कि आपकी थ्योरी तो आपके घर पे ही चलना है। पूरी थ्योरी की क्लास जो होगी ऑनलाइन घर पे ही लेना है। प्रैक्टिकल के भी मॉड्यूल बन रहे हैं, उसके भी वीडियोस बनाए जा रहे हैं। हो सकता है कि 5-5, 8-8 बच्चों को बुला बुला के प्रैक्टिकल सिखाया जाए, लेकिन वो आगे जैसा होगा वो होता रहेगा। आप लोग इस समय जितना आपको कंटेंट आ रहा है उस कंटेंट पे, उस पे समझिए, पढ़िए, उस पे लाइन बना के रखिए, नोट करके रखिए। ऐसी क्लास जो डॉक्टर चारू बहन से मेरी बात हुई है कि SATI के प्रोफेसर्स आप लोग यदि चाहेंगे, क्योंकि ये आप लोगों के ऊपर है, और SATI का प्रोफेसर पढ़ाएगा नहीं, वो सीधे आपके क्वेश्चन का जवाब देगा। अब क्वेश्चन पूछने के लिए पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। और बेटे अगर तुमने ध्यान से पढ़ लिया ना, और सारे बच्चों ने यदि मिल के पढ़ लिया कि नहीं हम आधे घंटे आपस में डिस्कस करेंगे ईमानदारी से, तो विश्वास करिए जो आप ये 10-20-50 बच्चे जो बैठ के जो ग्रुप डिस्कशन होता है, अगर ईमानदारी से कर दिया तो जो कंक्लूजन निकलता है उससे अच्छा कंक्लूजन कुछ होता ही नहीं। तो कोशिश करिए, आपस में डिस्कस करिए और क्वेश्चन को लिख के रखिए। जब विजय सर, आपके चारू बहन या और भी जो टीचर इन्वॉल्व होंगे वो, और SATI के प्रोफेसर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ह्यूमैनिटीज के भी यहाँ पे प्रोफेसर हैं। इवन ये विदिशा में ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसके बहुत अच्छे प्रोफेसर ना हो। आप लोग जैसे जैसे इन्वॉल्व होते जाओगे वैसे वैसे एक्सपर्ट, ये विदिशा, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है, चारू बहन की, मेरी, विजय सर जो भी हैं, सब लोगों की जिम्मेदारी कि आपको अच्छा से अच्छा टीचर दें, आपकी विल पावर को बढ़ाएं, आपको अप्लाई करने की, आपको एनालिसिस करने की पावर कैसे बढ़े उस पर हम लोग काम करेंगे। लेकिन हमारे काम करने से कुछ नहीं होगा, ये भी विश्वास कर लो। जितना तुम जुड़ोगे, क्योंकि करना बेटे तुम्हें है, जितना करोगे उतना पाओगे, और तुम 100% वाले हो। अब अपने आप को कैसे मोटिवेट करते हो ये तुम पे है। तुम सबसे श्रेष्ठ हो, कोई कंपटीशन नहीं है बेटे, दिमाग से निकाल दो। तुम अकेले पैदा हुए थे, अकेले जाओगे। कंपटीशन नाम की कोई चीज नहीं है। इस विल पावर के साथ मैं श्रेष्ठ हूं, आज का दिन मेरा दिन है, आज का दिन मेरा दिन है, रोज सुबह मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। बेटे कोई तुम्हें नहीं रोक सकता, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ रहोगे, आज का दिन तुम्हारा होगा। लेकिन ये विल पावर ये रोज तुम्हें बढ़ानी है। जब हम ये बढ़ाते हैं बेटे तो अपने आप तुम्हें जो पावर डेवलप होगी, खुद तुम्हारे मोटिवेटर तुम खुद बनोगे, क्योंकि तुम अपने लक्ष्य इतने बड़े तय कर लेते हो कि वो लक्ष्य तुम्हें सोने नहीं देता है, वो तुम्हें मोटिवेट करता रहता है। सोचिए अगर सबने सोच लिया कि मुझे 90% से कम मार्क्स नहीं लाना है, आज सपोज किसी के 45% है, वो कहता है कि 90% से कम नहीं लाएंगे। अब देखिए आप इसको, अब उस सपने के साथ, वो उसका सपना उसने बना लिया, अपना लक्ष्य बना लिया, उसने ड्रीम डिजायर अपनी तय कर ली कि नहीं मुझे मिनिमम 90% मार्क्स चाहिए। अब वास्तव में अगर उस पर काम करेगा तो बेटे उसे नींद नहीं आएगी, वो एंजॉय करेगा। आहा, मैंने इतना सिलेबस कर लिया, मैं इतना परसेंट कर लिया, इसमें से कुछ भी पूछ लीजिए मैडम, इसमें से कुछ भी पूछ लीजिए सर, कुछ भी पूछ लीजिए,
मुझे ये सब आता है। इसके बाद उसको जो खुशी मिलती है, जो आनंद मिलता है बेटे, वो उससे अपने आप मोटिवेट होता है। इसीलिए अब्दुल कलाम साहब ने बोला था कि लक्ष्य छोटे रखना सबसे बड़ा अपराध है, क्राइम है बेटे। ये लक्ष्य जितना बड़ा सोच सकते हो, 100 आउट ऑफ 100, बियॉन्ड द 100, जितना सोच सकते हो, ये लक्ष्य बनाना चाहिए हमें। जब लक्ष्य बना लेते हो, उसका कारण यही है कि वो लक्ष्य आपको मोटिवेट करता है, वो आपको चैन से बैठने नहीं देता है, अपने आप उत्साह अंदर बना रहता है, पूरे आनंद के साथ उस लक्ष्य की ओर आप चलते हो। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप विश्वास करिए कि आपके प्रिंसिपल महोदय डॉक्टर चारू बहन और मैं, ये दोनों आप पीछे नहीं पाएंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपका संस्थान एसएटीआई आपके साथ खड़ा है। यहाँ के प्रोफेसर्स आपके साथ बातचीत करेंगे, आपको पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाने से तो कुछ नहीं होगा ना बेटे। आगे आपको बढ़ना है, करना आपको है। हम पढ़ाते रहे और आप नहीं कर रहे तो कुछ नहीं मिलेगा, रिजल्ट 0 रहेगा। बढ़ना आपको है, हर समय हर सेकंड आप बढ़ रहे हो। सोचिए आप, ये नेचर का सिद्धांत देखो, हर पल आप में कुछ ना कुछ क्रिया हो रही है। ये सांस हम लेते हैं, अंदर बाहर करते हैं, जिंदा है बेटे, चेंजेज हो रहे हैं। इस चेंजेज को ही पहचानना बहुत जरूरी है। इसलिए जितने योगी हैं सांस से योगा चालू कराते हैं। यही जिंदा रहने की पहचान है कि नहीं मुर्दा नहीं, हम जिंदा हैं, और जिंदा हैं तो जिंदा नजर आना चाहिए। कहीं ना कहीं सारी चीजें जो, अब अगर तुम्हारे पास क्या काम है इस समय, केवल एक पढ़ाई का। बेटे पढ़ाई में गरीबी कहीं मायने नहीं रखती। मुझे घर पे शाम को खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, पढ़ाई में कहीं मायने नहीं रखती। ऐसे बच्चे और आगे बढ़ते हैं। या तो हम ये सोचते रहे कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं गरीब हूं, मैं क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकता हूं। बेटे ये केवल बाली वाला सिद्धांत है, पहले ही हार गया। बाली जैसा विल पावर चाहिए कि जो सामने आएगा उसकी आधी पावर मेरे पास पहले ही आ जाएगी। इस विल पावर के साथ, क्योंकि कई कहानियां हैं बेटे, आप सब जानते होंगे, जिनके पास कुछ नहीं था उन्होंने दुनिया को चलाया है। कहां से आ गया? क्योंकि उनके पास विल पावर थी। वो ऐसे ही लैंप में जाके नहीं पढ़ने बैठ जाते थे, वो विल पावर उन्हें ले जाती थी। उन्होंने अपना सपना सजो रखा था, वो आपका ड्रीम और डिजायर, जो तुम्हारे डेडिकेशन से, तुम्हारे डिवोशन से, तुम्हारे डिटर्मिनेशन से, तुम्हारे डिसिप्लिन के साथ और टाइम बाउंड के साथ, कि नहीं ये डेडलाइन है, इसके साथ अगर तुम चलते हो, तुम्हारे पास डेडलाइन, जो 11वीं में जा रहे हैं, जो 12वीं में जा रहे हैं, हमारे पास केवल 1 साल और 2 साल है। इस 1 साल और 2 साल बेटे यूपीएससी के एग्जाम के क्लियर करने के लिए मैक्सिमम 3 महीने बहुत होते हैं। अगर इस विल पावर के साथ अगर इन्वॉल्व होते हो तो, और लोगों ने किए हैं, तो तुम्हारे पास तो केवल 11वीं 12वीं, वो भी कितना सा एनसीईआरटी का कितना छोटा सिलेबस, जिसको हम उसी में फेल होते रहते हैं, पास होते रहते हैं, टॉप करते रहते हैं, अपनी पोजीशन लाते रहते हैं। तो मैं आशा करूंगा और पूरा विश्वास है कि मेरे बच्चे अब इन्वॉल्व होकर उसमें पढ़ाई करेंगे। हम लोग, अगर आप लोग चाहेंगे तो हर सैटरडे को मैं खुद आपसे 4 से 5 सभी से बात करूंगा, आपकी प्रॉब्लम को लेकर जितना मुझे आता है। क्योंकि देखिए, एक अच्छे टीचर को जब भी मजा आता है जब ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसका आंसर ना मालूम हो। मुझे सिविल इंजीनियरिंग में जब भी आनंद आता है जब मैं अपने गुरु से पूछूं, अपने साथ दोस्तों से पूछूं, किताबों में ढूंढूं उसका आंसर, तब तो मेरे में इनहांसमेंट हुआ। और ये क्वेश्चन आते कहां से हैं? केवल तुमसे बेटे, क्योंकि तुम्हारे पास 360 डिग्री ओपन हो तुम। हम लोग तो डॉक्टर बनने के बाद एक तरफ हो जाते हैं, आप लोग नहीं हो। आपका पूरा ओपन माइंड है, आप पूरी चारों तरफ सोचते हो, पूरे नेचर के साथ रहते हो। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, अब अपने आप को कंसंट्रेट करते जाते हैं, एक फील्ड का होके रह जाते हैं। तो बच्चों, आप सभी अब अपने अपने सिलेबस को एक अलग नजरिए से, 100% मार्क्स के नजरिए से, और 100% मार्क्स जो मार्कशीट में आएंगे उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, तुम्हारे अंदर ये उत्साह होना चाहिए कि मुझे 100% आता है, मार्क्स कुछ भी आए हो। सर मैडम कहीं से भी पूछ लीजिए, किसी भी यूनिट का कोई भी कंटेंट पूछ लीजिए, उसकी थ्योरी पूछ लीजिए, उसका प्रैक्टिकल पूछ लीजिए, उसका एप्लीकेशन पूछ लीजिए, कुछ भी पूछ लीजिए, मुझे आता है वो पूरा।